हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने ओवरव्यू पढ़ा था कि किस प्रकार से एनर्जी बैंड्स जो है फॉर्म होते हैं, बट आज थोड़ा डीपली अगर हम स्टडी करें तो केपी मॉडल आपको स्टडी करना होगा ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ बैंड्स और यू से दैट केपी मॉडल, क्रॉनिक-पेनिक मॉडल। सो केपी मॉडल से पहले इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन हो रहा था लेटिस के साथ एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, या फिर एक मेटल के अंदर, तो वो अज्यूम आप लोग कर सकते हैं क्लासिकल थ्योरी से भी ड्रूड मॉडल और क्वांटम थ्योरी समरफील्ड थ्योरी, वहाँ से भी आप लोग। समरफील्ड थ्योरी में अज्यूम किया गया कि जो पोटेंशियल है जिसमें किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो जो पोटेंशियल हमारे पास एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, वो वेरी नहीं करता, हमारे पास कांस्टेंट होता है। बट यहाँ से लिमिटेशन ये हुआ कि हम लोग जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनको क्लासीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमें एनर्जी बैंड्स के बारे में नहीं पता चल पाया। एनर्जी बैंड गैप के बारे में तब पता चलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स को आप पीरियोडिकली वेरी करवाएंगे। पीरियोडिकली मतलब जो उसका वेरिएशन है, जब वो क्रिस्टल के अंदर जाने लग रहा है तो उसका पोटेंशियल पीरियोडिकली वेरी कर रहा होगा, तो ऐसे केस में हमारे पास एनर्जी बैंड्स के फॉर्मेशन होता है। तो ये थ्योरी फिट भी आती है, हमारे पास फिट बैठती है वाली थ्योरी। ठीक है, सो केपी मॉडल अज्यूम्स क्या करता है कि पोटेंशियल एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स विद इन क्रिस्टल लेटिस इज पीरियोडिक। ठीक है, ऐसा इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और पॉजिटिव आयंस जितने भी लेटेस्ट पॉइंट्स हमारे पास हैं, उन लेटेस्ट पॉइंट्स पे इन आयंस का जो विस्तार है वो हमारे पास किस प्रकार का है, पोटेंशियल जो है हमारे पास किस प्रकार का, पीरियोडिक ही है। मतलब पीरियोडिक हमारे पास वेरिएशन होने लग रहा है उन आयंस का जो हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं किसी क्रिस्टल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, पीरियोडिक ही जो है हमारे पास में एक्सपीरियंस कर रहा है। अब केपी मॉडल में जो पोटेंशियल अज्यूम किया गया, पीरियोडिक पोटेंशियल जो अज्यूम किया गया, वो अज्यूम किया गया एक स्क्वायर वेल। ठीक है, इस प्रकार का स्क्वायर वेल, ये पीरियोडिक है हमारे पास। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास ये जो बन रहे हैं, इनकी जो हाइट हमारे पास, ये हाइट कितनी है, ये हमारे पास हाइट है हमारे पास इस बैरियर की V0। ठीक है, और ये हमारे पास बैरियर हैं, ये जो आप देख रहे हैं जिनकी अपर हाइट है, ये सारे बैरियर हैं जिनकी हाइट कितनी है, V0 के बराबर है। जबकि आप ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दिस इज वेल, ये हमारे पास वेल है। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास है दिस इज बैरियर। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये किस प्रकार का है, आप देख सकते हैं एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसकी कुछ हाइट है, जबकि इसकी हाइट नहीं है, यहाँ पोटेंशियली जीरो है इस केस में। अब क्योंकि पोटेंशियल जीरो है तो ये एक वेल की तरह बिहेव कर रहा है, एक कुएं की तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी को भी आप जीरो मान लीजिए, मान लेते हैं इसको हम जीरो मान रहे हैं, तो क्योंकि ये हमारे पास किस प्रकार का है, ये वेल है, तो वेल की आप विड्थ मान करके चलिए और एक आप विड्थ मान करके चलिए बैरियर की विड्थ और वेल की विड्थ। ठीक है, अब यहां पर जो है, जैसे आप यहां पर आएंगे, तो इनका आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसे अगर हम जीरो मान करके चलें, बल्कि इसे जीरो मानो, ठीक है, क्योंकि इसके इस तरफ क्या है हमारे पास, इसके इस तरफ हमारे पास बैरियर है, तो इसका विड्थ मान करके चल रहा हूं, माइनस का बी हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, बी है हमारे पास, तो बैरियर का विड्थ कितना माना मैंने, बी माना। जबकि जो वेल का विड्थ है वो मान के चलता हूं ए है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए। ठीक है, अब ये हमारे पास पीरियड रहेगा इसका, जो स्क्वायर वेल के जो अरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे अरेंज होते हुए, अरेज आप देख रहे हैं पीरियोडिक, इनका जो पीरियड रहेगा वो कितने के बराबर रहेगा, ए प्लस बी। तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए प्लस 2 बी, ए प्लस 3 बी, इस प्रकार से। ठीक है, इधर हम देखें तो यहां पर हमारे पास रहेगा माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो डिफरेंस जो है ना दो के बीच आप देखेंगे तो ए प्लस बी के बराबर ही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर डिफरेंस देखें तो यहां पर हमारे पास ए प्लस बी का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर आप डिफरेंस देखें ए प्लस बी का है, तो किन्हीं दो के बीच डिफरेंस कितना आना चाहिए, ए प्लस बी के बराबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पोटेंशियल वी ऑफ एक्स प्लस में ये जो ए प्लस बी, क्योंकि इसका पीरियड है तो इस पे मुझे इसका वैल्यू सेम मिलेगा वी ऑफ एक्स के, ऐसा रहेगा। और यही पोटेंशियल इसने अज्यूम किया है केपी मॉडल ने। ओके, अब ये सब कुछ अज्यूम करने के बाद मैं जो पोटेंशियल है इसका वो लिख देता हूं। तो पोटेंशियल इसका इस प्रकार से रहेगा, देख करके आप बता सकते हैं, जीरो से लेकर के ए तक। तो जीरो से लेकर के ए तक ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास जीरो है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना है, जीरो है। जबकि इधर देखें माइनस बी से लेकर के जीरो तक,
ठीक है, -b से लेकर के 0 या फिर 0 से लेकर के -b तक। ठीक है, यहां पर हमारे पास कितना पोटेंशियल है, v नोड है। ठीक है, सो 0 टू a और 0 टू -b, ठीक है, या -b टू 0, ये हमारे पास कितना है 0, ये हमारे पास कितना है v नोड। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखिए और उसको सोल्व करिएगा। अब यहां पर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लिखने जा रहा हूं मैं डायरेक्टली, बिकॉज काफी बड़ा डेरिवेशन है इसका। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है एक अजम्पशन के अंदर, और वो अजम्पशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि बैरियर के जो हाइट है वी नोड, इट इज मच ग्रेटर देन द एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का उससे अधिक रहेगा। ठीक है, अब यहां पर वी नोड इज ग्रेटर देन ई। आल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे b का वैल्यू हमारे पास 0 होता जाएगा, हम देख रहे थे b हमारे पास क्या था, बैरियर का विड्थ था, बैरियर का विड्थ जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे वी नोड का वैल्यू क्या होता जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी टेंड करेगा। दैट मीन्स ये जो आप पोटेंशियल देख रहे थे किस टाइप का, स्क्वायर वेल टाइप का, वो स्क्वायर वेल टाइप का जो पोटेंशियल था वो किसके अंदर तब्दील होगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास स्पाइक कह सकते हैं या फिर डेल्टा फंक्शन, ये कह सकते हैं डेल्टा फंक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से था हमारे पास, तो ये किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से स्पाइक्स। ठीक है, डेल्टा फॉर्म होंगे हमारे पास। तो इस अजम्पशन को मानते हुए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फिर इजी आएगी, इस इक्वेशन को मानते हुए अगर हम लिखें स्क्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो हमारे पास आएगा p sin अल्फा a डिवाइड बाय अल्फा a प्लस में cos अल्फा a एंड दिस इज इक्वल टू cos ka। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यहीं से हमारे पास जब आप प्लॉट करके देखेंगे तो एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होगा, ब्रिलियंट जोन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो अल्फा p और k है इनकी वैल्यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। p अल्फा और k इनकी वैल्यूज क्या क्या है। अल्फा है अंडर रूट में 2me/h², यानी जिस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल वी नोट 0 आ रहा था, ठीक है, उस रीजन में हमने अल्फा को डिफाइन किया है, और जिस रीजन में हमारे पास वी नोट एग्जिस्ट कर रहा है उस रीजन में हमने k को अज्यूम किया है, और ऑब्वियसली वी नोट क्योंकि e से अधिक है तो मैं वी नोट माइनस ई में लिखूंगा इसको, यानी 2m ऑफ वी नोट माइनस ई डिवाइड बाई h²। यहां पे जो p है ये हमारे पास रहेगा m, ठीक है, a डिवाइड बाई h² एंड b इंटू वी नोट, ये हमारे पास रहेगा। अब यहां जो b था वो था बैरियर का विड्थ और v नोट था बैरियर की हाइट, और विड्थ इनटू हाइट इसको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द वेल, एरिया ऑफ द स्क्वायर वेल, एरिया कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और a जो है ये हमारे पास रहेगा जो हमारे पास में वेल था उसका विड्थ था। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग p का वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, मान लो, ठीक है, p का वैल्यू जस्ट मैंने अज्यूम किया है, p का वैल्यू हमने क्या मान लिया कि हमने इंक्रीज कर दिया, चलो डिक्रीज कर दिया, जो भी आप मान के चलें, p का वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो p का वैल्यू डिक्रीज करने से ये जो एरिया होगा वेल का वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड हो जाएगा एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पहले फ्रीली मूव कर पा रहा था एक ज्यादा रीजन के अंदर, अब वो कम रीजन में होगा तो उसे फ्री जो मतलब हम कह सकते हैं बाउंड अधिक हो गया। अब क्योंकि बाउंड अधिक हो गया तो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी वो हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई हमारे पास, क्योंकि बाउंड हो गया अब वो, ठीक है, फ्री नहीं रहा एरिया घटने से। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है ऐसे केस में, तो आप ये बताइए कि जो Eg है बैंड गैप एनर्जी वो बढ़ेगा या घटेगा। देखिए बाउंड हमारे पास कम है ना, बाउंड हमारे पास अधिक है ना, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी अधिक है, तो इंसुलेटर की तरह हो गया एक तरीके से, और इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप अधिक होता है तो एनर्जी बैंड गैप हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि p का वैल्यू घटाने से एनर्जी बैंड गैप बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और अगर p का वैल्यू आप बहुत अधिक कर देते हैं, लेट अस सपोज p का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर देते हैं, तो ऐसे केस में ये वी नोट भी इन्फिनिटी टेंड हो जाएगा, और फिर दोबारा से आपको कैसा फॉर्म मिलेगा, डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि ये जो इसका कर्व आएगा, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड का एक पर्टिकुलर p की वैल्यू के लिए अल्फा a के साथ एक्स एक्सिस में अल्फा a को लेकर के आप इसका ग्राफ जो प्लॉट करिए, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है cos ka, इसका हमारे पास में प्लॉट उसी के अंदर ही ड्रॉ करिए, दोनों को मर्ज कर दीजिए आप, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी ना एक तरीके से। ठीक है, इज इक्वल टू 0 थोड़ी ना आ रहा है हमारे पास, ठीक है, या इज इक्वल टू हमारे पास कुछ वैसा थोड़ी ना आ रहा है, मतलब हमारे पास दिस वर्सेस अल्फा देखेंगे, फिर cos a के उसके अंदर मर्ज करेंगे, फिर देखते हैं भाई हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस
अलाउड रहेंगे, उन अलाउड सॉल्यूशंस को हम कंसीडर करके चलेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जिनको छोड़ेंगे वहां से फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स बनेंगे, और जिनको हम अलाउ करेंगे वहां से अलाउड एनर्जी बैंड्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल पी। सो अब हम जो है कर्व को प्लॉट करते हैं। इस डायरेक्शन में हमारे पास ले रहे हैं P साइन अल्फा ए डिवाइड बाय अल्फा ए प्लस में कोस अल्फा ए, और इस डायरेक्शन में हमारे पास रहेगा मान लीजिए अल्फा ए। ठीक है, तो जो कर्व हमारे पास आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे पास कर्व आ जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है। अब जो राइट हैंड साइड था हमारा इक्वेशन में हमारे पास ये किसके बराबर था, कोस के ए के बराबर था। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है ये टर्म कंप्लीटली कोस के ए के बराबर है, तो जिस प्रकार से कोस के ए लिमिटेड रहेगा उसमें ये भी लिमिटेड रहेगा। मतलब जैसे हम जानते हैं कि कोस के ए का जो लिमिटेड वैल्यू है, रेंज है, वो -1 से 1 तक रहता है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो भी कितना रहेगा, -1 से लेकर के 1 तक ही रहेगा। तो इस पूरे ग्राफ में आप ऐसा कह सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करिए आप इस प्रकार से, यहां पे एक लाइन आप ड्रॉ करिए यहां पर ऐसे। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है दिस इज कोस के ए इज इक्वल टू +1 के कोरस्पॉन्डिंग है, और नीचे वाली जो लाइन है वो कोस के ए इज इक्वल टू -1 के कोरस्पॉन्डिंग है। और बाकी इसके अलावा ये कंप्लीट जो रह गया, ये कंप्लीट रह गया, नीचे का पोर्शन रहेगा ये वाला, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अलाउड एनर्जी लेवल्स के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि ये अलाउड सॉल्यूशन नहीं है हमारा। ओके, और यहां पर ये जो बीच वाली लाइन है इसमें आप कह सकते हैं कि कोस के ए बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा। या चलिए यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फा ए का क्या क्या वैल्यूज होगा, खुद से बता सकते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो सिर्फ हम इतने रीजन में हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, यस, यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये इस प्रकार से, ठीक है, अलाउड है ये चीज। ठीक है, इसी रीजन के अंदर आ रहा है, इसे आगे का ये रीजन कंसिडर नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद यहां पे इस प्रकार से, यहां पे और ये, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देख लीजिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग देख लीजिए, और इसको आप लोग इस रीजन को डार्क कर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट में होगा हमारे पास यहां पर इसको आप लोग डार्क कर दीजिए। ठीक है, यहां पर भी सेम आपने करना है, इस रीजन को आपने डार्क कर देना है, इस रीजन को डार्क करना है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके, तो ये जो आप डार्क में देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास सॉल्यूशंस जो है वो वैलिड रहेंगे, क्योंकि उसी केस में हमारे पास एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। बाकी इसके अलावा जितने भी रहेंगे उस केस में हमारे पास फॉरबिडन रहेगा चीजें, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे केस में मौजूद नहीं रह सकता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितने के बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट कितने के बराबर होगा, दोनों एक ही पॉइंट है ना हमारे पास। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव में, बस ये वाला किसमें है, नेगेटिव में है, बाकी है तो एक ही पॉइंट ना। अब ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, जहां पर कोस के का वैल्यू 1 आ रहा हो और के की वैल्यू मिनिमम हो, वो वैल्यू हमारे पास ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी पहली जो मिल रही है ना, पहला पॉइंट, वो मुझे यहीं पर ही तो मिल रहा है पहला पॉइंट। तो आप खुद से बताइए कि के का वैल्यू कितना होना चाहिए, के का वैल्यू कितना होना चाहिए कि हमारे पास कोस के 1 आ जाए मिनिमम वैल्यू, तो के का वैल्यू 0 ही होना चाहिए मिनिमम, तो कोस 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये के इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है, ये भी के इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग है, या के इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं यहां पे, इसको बताइए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये नीचे वाला, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट आप बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बट ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखिए k इज इक्वल टू 0 के अलावा अब नेक्स्ट आप पॉइंट वो बताइए, कोस के ए का वैल्यू -1 आ जाए तो k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो k की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई, है ना। k का वैल्यू कितना होना चाहिए, k का वैल्यू पाई होना चाहिए, है ना। तो देखिए k का वैल्यू अगर पाई होगा तो कोस के हमारे पास -1 आएगा, मिनिमम वैल्यू यही आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा हमारे पास, k इज इक्वल टू कितना आ गया, π/a। इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है -π/a को, k इज इक्वल टू -π/a। ठीक है, k इज इक्वल टू -π/a, और ये वाला जो पॉइंट है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, k इज इक्वल टू +π/a को। ठीक है, क्योंकि मैं पहले वाले बैंड की बात कर रहा हूं, तो पहले वाले बैंड का मतलब ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू इसके a की कितनी होनी चाहिए, ये पॉइंट्स आपको मिले यहां पे। और ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है,
ये वाला पॉइंट और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये अल्फा ए का पॉइंट है ना। यहाँ पे अल्फा ए कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी अल्फा ए कितना होना चाहिए हमारे पास, मिनिमम बताओ कितना होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है आप अल्फा ए की वैल्यू देख सकते हैं कितनी आएगी। सो यहाँ पर अल्फा ए हमारे पास हो जाएगा, ये देखो कोस के -1 से 1 तक, ये भी -1 से 1 तक ही राई करेगा, तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर कितना -पाई हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है, नेगेटिव में जा रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, इसीलिए इस प्रकार से आप इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं। देखो k इक्वल टू कितना होगा, तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा था +π/a, तो यहाँ पर कितना रहेगा सेम टू सेम +π/a। और नेक्स्ट में यहाँ पर इस केस में cos के +1 आना चाहिए, तो +1 आएगा। नेक्स्ट में आप देखिए तो हमारे पास k का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहां पर 0 था ना, तो नेक्स्ट में कितना होगा 2π/a। देखिए यहां पर k 0 था, यहां k 2π, नेक्स्ट में k 4π, मतलब ये इवन में ही तो आता है ना, इवन में ही तो आता है हमारे पास +1। आपने देखा होगा कोस में जब इवन फंक्शन होगा, यहाँ पे इवन होगा तभी तो 1 आएगा ना यहाँ पे, और ओड होता है तो -1 आता है। तो यहाँ पे k इक्वल टू 2π/a, यहाँ पर कितना π/a। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 3π/a, नेक्स्ट में 3π/a। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रीजन है हमारे पास, ये वाला जो रीजन है, पहला वाला जो रीजन, ये रीजन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, आप खुद से देखिए एक बार, ये रीजन कहां से कहां लाई कर रहा है, -π/a से लेकर के +π/a तक। ठीक है, ये रहा, सॉरी +π/a तक। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि हमारे पास हो गया -π/a से लेकर के +π/a तक, ये जो रीजन है, दिस इज द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ब्रिलियंट जोन होता क्या है, ब्रिलियंट जोन हमारे पास वो रीजन होता है जिसमें हमारे पास अलाउड एनर्जी लेवल्स जो है वो लाई करते हैं, अलाउड हमारे पास सॉल्यूशन, अलाउड एनर्जी लेवल्स, ठीक है, वो हमारे पास में लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मुझे यहां मिल रहा है। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, हम इसको अगर ई के कर्व में देखें ना, एनर्जी वेव वेक्टर कर्व में अगर हम देखें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा हमारे पास रीजन देखो -π/a से π/a, ये हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास यहां से -π/a से लेकर के जो हमारे पास रहेगा, सॉरी π/a से 2π/a, फिर यहां पर रहेगा -π/a से 2π/a, वो रीजन जो होगा ना वो सेकंड ब्रिलियंट जोन होगा। इस प्रकार से हमारे पास ब्रिलियंट जोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ब्रिलियंट जोन्स हमारे पास में अलाउड एनर्जी लेवल्स ही बताते हैं। और ये हम बात करें तो 1D क्रिस्टल जो होंगे उनकी बात कर रहे हैं, तो k का एक सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू होगा। 2D के लिए k डिस्क्रीट हो जाएगा, kx के अंदर टूटेगा, ky के अंदर, फिर इनका बनेगा हमारे पास, देखेंगे स्क्वायर बनता है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन स्क्वायर बनता है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर 3D की बात करेंगे तो kx ky kz आएगा, वहां क्यूब बनता है। तो ब्रिलियंट जोन का जो हमारे पास में जो फिगर रहेगा, डायग्राम रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह आप जा रहे हैं, जैसे क्रिस्टल को आप लोग डायमेंशंस बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार के। ठीक है, तो हम लोग इसमें ई के कर्व को प्लॉट करके देखते हैं। सो अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास E इज इक्वल टू सिंपली होता है h²k²/2m। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट था उस टाइम पे, तो एनर्जी हमारे पास h²k²/2m। ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक पोटेंशियल वेल को पढ़ रहे हैं, मतलब बॉक्स को पढ़ रहे हैं आप लोग। 1D बॉक्स को पढ़ा था हम लोगों ने, 1D बॉक्स की एनर्जी यही थी हमारे पास 1D बॉक्स में। ठीक है, बस यहाँ पे k का वैल्यू जो है वो चेंज कर दीजिए, तो h²π²/2m L², इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, n π/L इसका आप चेंज कर देना, n π/L, तो n²π²h²/2m L²। तो एक बॉक्स की तरह मतलब वो बिहेव करेगा, और बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है या कोई पार्टिकल जब उसको ट्रैप कर दिया जाता है वो फ्रीली मूव करता है, और जो फ्रीली मूव करता है तो पोटेंशियल हम उसको 0 मान के चलते हैं। तो पोटेंशियल 0 माने चाहे आप कांस्टेंट माने, ठीक है, ऐसे केस में हमारे पास बैंड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम पीरियोडिक अरेंजमेंट हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल सा ही आएगा, इस प्रकार का, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से आएगा। ई के कर्व, एक पैराबोला हमारे पास आ जाएगा। बट एक्चुअल में ग्राफ इस प्रकार का होता ही नहीं है, ग्राफ इस प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि हमने जब क्वांटम थ्योरी पढ़ा तो ऐसे केस में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं, और साथ ही साथ पोटेंशियल भी कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो अगर उसको आप अज्यूम कर रहे हैं, यानी केपी मॉडल को अगर आप अज्यूम कर रहे हैं, तो केपी मॉडल के अकॉर्डिंगली इस प्रकार का ई के कर्व आएगा ही नहीं। तो कैसा आएगा ई के कर्व? ई के कर्व हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से, यहां हमारे पास इस प्रकार से आएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहां पे फॉरबिडन रहेगा, फिर इसका नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, और ये भी बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं आएगा, मतलब जैसे मैंने बनाया इस प्रकार सिमेट्रिक भी नहीं आता है। ये कर्व भी थोड़ा सा इस प्रकार से ही आएगा, ऐसे होते हुए, मतलब ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कर्व आएगा, फिर इसके बाद इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमेट्रिक भी नहीं आता, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, ये जो वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू है k इज इक्वल टू -π/a, और ये हमारे पास रहेगा k इज इक्वल टू +π/a। और ये जो आप बीच का रीजन देख रहे हैं, ये रीजन, ये हमारे पास फॉरबिडन रीजन है। दिस इज द फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन। ठीक है, दिस इज फॉरबिडन, फर्स्ट फॉरबिडन की बात हम करें,
फर्स्ट फॉरबिडन, एंड दिस इज द अलाउड, फर्स्ट अलाउड एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट क्या फॉर्म कर जाएगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है वो फॉर्म कर जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे तो फिर ये वैल्यू मुझे कितना देगा, ये वैल्यू मेरे पास आएगा k इज इक्वल टू 2π/, k इज इक्वल टू 2π। यहां पर हम बात करें तो k इज इक्वल टू -2π/, और फिर अगर हम यहां पर देखें ये जो हमारे पास रहेगा और ये जो रहेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे पास, सेकंड ब्रिलियंट जोन बनाते हैं, फिर थर्ड ब्रिलियंट जोन, इस प्रकार से हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो ये जोन्स, फिर इसके बाद भी हमारे पास फॉरबिडन रीजन आ जाएगा भाई, यहाँ पे फॉरबिडन रीजन फिर दोबारा से, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अलाउड बैंड, फॉरबिडन, अलाउड बैंड, फॉरबिडन, चलता रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये केपी मॉडल सजेस्ट करता है इस तरीके से। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर हम 2D लेटिस की बात करें तो 1D लेटिस की बात होगी, 2D लेटिस की बात करें तो ऐसे केस में आप एनर्जी को लिखेंगे, इस एनर्जी को आप लिखेंगे h²/2m, और यहां पर हो जाएगा kx² प्लस में ky², ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो kx फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए बात कर रहा हूं, प्लस माइनस π/, और ky कितना होगा, 0। और आप ऐसा भी कह सकते हैं यहां पे कि kx इज इक्वल टू 0 हो जाए और ky इज इक्वल टू प्लस माइनस π/, हो जाए, तो भी मुझे क्या मिलेगा, ये एनर्जी सेम टू सेम मिलेगी हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्क्रीट मिल रहा है तो इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो मुझे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन देगा, और वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मेरे पास कैसा आता है, स्क्वायर आता है, कैसा आता है, स्क्वायर। और 3D क्रिस्टल में हमारे पास kz² आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्यूब बन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार जो है ना, ये जो हमारे पास 2D लेटिस है इसका एक बार बना के बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रिलियंट जोन दिखता कैसा है। सो 2D लेटिस के लिए अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनेगा ब्रिलियंट जोन हमारा, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर के स्क्वायर्स है ना, इनको आप हटा सकते हैं यहाँ से, ये कॉर्नर्स के स्क्वायर इनको आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्नर के स्क्वायर्स हैं, ओके, ये बनेंगे हमारे पास ब्रिलियंट जोन्स, ठीक है। देखो अब सबसे बीच वाला कैसा है, स्क्वायर है ना, तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। सेकंड ब्रिलियंट जोन हमारे पास ये वाला है, सेकंड 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 सेकंड, ये सेकंड ब्रिलियंट जोन है। थर्ड ब्रिलियंट जोन ये वाले हैं, ठीक है, दिस फॉर्म थर्ड ब्रिलियंट जोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ब्रिलियंट जोन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे P इंक्रीज करता है ना, तो हमने अभी देखा था कि भाई हमारे पास बैंड गैप एनर्जी डिक्रीज करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अल्फा ए, अगर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आपने देखा था जो प्लॉट हमने बनाया था, इसमें अल्फा ए को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जैसे अल्फा ए को बढ़ाएंगे तो एनर्जी हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्योंकि एनर्जी हमारे पास बढ़ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बिकम हमारे पास मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्योंकि मोर हमारे पास बाउंड हो रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास में बढ़ने लगा। या ऐसे कह सकते हैं कि बैंड विड्थ मस्ट बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।